नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। पिछली क्लासेज में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त करी थी थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की कि क्या ऊष्मागतिकी भौतिकी में हम पढ़ते हैं। फिर हमने शून्य व नियम पढ़ा, जीरोथ लॉ पढ़ा। उसके बाद में हम बात कर रहे थे अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन पे। तो अन्योन्य क्रिया मैंने बताया था जब दोनों निकाय या दोनों सिस्टम अलग अलग होंगे तो वो अन्योन्य क्रिया से पहले की स्थिति होती है, और जब दोनों निकाय को हम संपर्क में ला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो हो जाती है अन्योन्य क्रिया। क्या होता है? इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन बेसिकली हम पढ़ेंगे तो 3 टाइप, लेकिन होते 2 ही हैं। उन 2 को मिला के एक तीसरा और बना देते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक लिखा था पिछली क्लास में उससे अगली लाइन से लिखिएगा, ऊर्जा के परिवर्तन के आधार पर अन्योन्य क्रिया को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ऊर्जा के परिवर्तन के आधार पर अन्योन्य क्रिया को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एनर्जी इंटरेक्शन आर डिवाइडेड इनटू interactions are divided into two categories. एक होती है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। पहला होता है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। प्यारे बच्चों, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया इसको कहते हैं थर्मल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं इसको? थर्मल इंटरेक्शन। इसको हम कहते हैं थर्मल इंटरेक्शन। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, इसे हम क्या कहते हैं? थर्मल इंटरेक्शन। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, इसे हम क्या कहते हैं? थर्मल इंटरेक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, जब कोई भी 2 निकाय या सिस्टम को हम जोड़ते हैं तो उसमें क्या होती है? अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। जैसे ये कोई भी एक निकाय या सिस्टम ए था, इससे ए को किससे जोड़ दिया हमने? ए डैश से। तो इनमें क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन का मतलब आदान प्रदान होता है। अब आदान प्रदान सर किस चीज़ का होता है? आदान प्रदान ऊष्मा या हीट का भी हो सकता है, या आदान प्रदान बाह्य प्राचल या एक्सटर्नल पैरामीटर जो बताए थे, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इनका भी हो सकता है। ठीक है। अब किस चीज़ का आदान प्रदान होगा, किस चीज़ की अन्योन्य क्रिया होगी, उसी के आधार पे इनके नाम होते हैं। अगर ऊष्मा का ही आदान प्रदान हो, हीट का ही आदान प्रदान हो और बाह्य प्राचल कांस्टेंट रहे, अगर ऊष्मा या हीट का ही आदान प्रदान हो, जैसे ही हमने ए और ए डैश को जोड़ा तो इंटरेक्शन या आदान प्रदान किसका हुआ? ऊष्मा या हीट का ही हुआ। बाकी बाह्य प्राचल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें, तो उस अन्योन्य क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। तो लिखिएगा इसमें, वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो, तथा वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो तथा बाह्य प्राचल नियत हो तो उसे ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। An interaction in which interchange of heat and external parameters are invariant या unchanged, then it is called thermal interaction. इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं हम रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। दूसरा
कौन सा पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया जिसे हम कहते हैं एडियाबेटिक इंटरेक्शन, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया या जिसे हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक इंटरेक्शन, एडियाबेटिक इंटरेक्शन, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया जिसे हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक इंटरेक्शन, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया जिसे हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक इंटरेक्शन, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया या जिसे हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक इंटरेक्शन, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया जिसे हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक इंटरेक्शन। अब इसमें इससे उल्टा होगा। इसमें तो क्या कहा कि ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ऊष्मा या हीट तो आदान प्रदान होती है, लेकिन जो बाह्य प्राचल या एक्सटर्नल पैरामीटर हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब तो कौन सी अन्योन्य क्रिया होती है? उसमें अन्योन्य क्रिया थर्मल इंटरेक्शन होता है आपके पास। और अगर ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो नहीं, हीट का तो इंटरचेंज हो नहीं, और बाह्य प्राचल बदल जाए, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, आयतन ये बदल जाए, तब हम उस अन्योन्य क्रिया को कौन सी कहते हैं? रुद्धोष्म या एडियाबेटिक कहते हैं। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो तथा बाह्य प्राचल परिवर्तित हो, वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो और बाह्य प्राचल परिवर्तित हो, वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो तथा बाह्य प्राचल परिवर्तित हो तो उसे रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहते हैं। An interaction in which no exchange of heat but change in external parameters then it is called adiabatic interaction। कि वो अन्योन्य क्रिया जिसके अंदर ऊष्मा या हीट का आदान प्रदान नहीं हो, रुद्धोष्म का मतलब तो आप समझते हैं एडियाबेटिक का, तो और सिर्फ बाह्य प्राचल बदले तो उसे हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, एडियाबेटिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसके बाद एक पढ़ते हैं हम व्यापक अन्योन्य क्रिया, जिसको कह देते हैं जनरल इंटरेक्शन। इन दोनों से मिलके ही बनेगा, तीसरा पार्ट भी 3 नंबर लगा के लिख लो चाहिए। व्यापक अन्योन्य क्रिया, इसे क्या कहते हैं? व्यापक अन्योन्य क्रिया या इसे कहते हैं जनरल इंटरेक्शन। हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, व्यापक अन्योन्य क्रिया क्या कहते हैं? जनरल इंटरेक्शन। व्यापक अन्योन्य क्रिया क्या कहते हैं? इसे जनरल इंटरेक्शन। अब सर जनरल में क्या होगा? ऊष्मा का आदान प्रदान भी होगा, ऊष्मा या हीट भी एक्सचेंज होगी आपस में। भाई इसमें तो क्या कहा था कि हीट एक्सचेंज होती है, बाह्य प्राचल नहीं बदलते। इसमें क्या होता है? जब दो को जोड़ते हैं तो हीट ट्रांसफर नहीं होती, एडियाबेटिक बनाए हुए हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन बाह्य प्राचल बदलते। अब बोले सर जनरल में क्या? जनरल में दोनों ही होंगे कि ऊष्मा भी इधर उधर जाएगी और बाह्य प्राचल भी परिवर्तित होंगे, तो उसे क्या कहते हैं? व्यापक अन्योन्य क्रिया, उसे क्या कहते हैं? जनरल इंटरेक्शन। भाई बेसिक तो दो ही होते हैं, मेन पार्ट तो दो ही होते हैं। अब इन दोनों अगर चेंज हो जाए तो उसे क्या कह देते हैं? व्यापक या जनरल इंटरेक्शन कह देते हैं। लिखिए प्यारे बच्चों, वह अन्योन्य क्रिया जिसमें तो इसमें लिखिए वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो, तथा बाह्य प्राचल परिवर्तित हो। वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो तथा बाह्य प्राचल परिवर्तित हो, उसे व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो तथा बाह्य प्राचल परिवर्तित हो, उसे व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। An interaction in which exchange of heat and
an interaction in which exchange of heat and an interaction in which exchange of heat and change in external parameters change in external parameters change in external parameters change in external parameters is called change in external parameters is called general interaction. Change in external parameters is called general interaction. Change in external parameters is called general interaction. Change in external parameters in general and interaction. तो देखिए जितनी भी नॉर्मल अन्योन्य क्रिया होती हैं अपने आसपास में, जब दो किसी को अपन आपस में लगाते हैं, जोड़ते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो लगभग जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं इन जनरल प्रकृति या नेचर में, वो सारी की सारी कौन सी होती हैं? व्यापक अन्योन्य क्रिया होती है। तो लिखिए अगली लाइन से, सामान्यतः प्रकृति में व्यापक अन्योन्य क्रियाएं ही होती हैं। सामान्यतः प्रकृति में व्यापक अन्योन्य क्रियाएं ही होती हैं। सामान्यतः प्रकृति में व्यापक अन्योन्य क्रियाएं ही होती हैं। In general interaction in nature are general interaction. In general interaction in nature are general interaction. व्यापक अन्योन्य क्रियाओं में, आगे लिखिए, व्यापक अन्योन्य क्रियाओं में ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध होता है। व्यापक अन्योन्य क्रियाओं में ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध होता है। व्यापक अन्योन्य क्रियाओं में ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध होता है। इन जनरल इंटरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड। इन जनरल इंटरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड। तथा इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। तथा इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। तथा इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। एंड इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप भली भांति जानते होंगे dq इज इक्वल टू कितना होता है? du प्लस कितना होता है प्यारे बच्चों? dw। dq इज इक्वल टू कितना होता है? du प्लस कितना होता है? dw। dq इज इक्वल टू कितना होता है? नोट कर लीजिए, du प्लस कितना होता है? dw। और dw आप जानते होंगे कि कितना होता है? pdv होता है। हम जानते हैं भली भांति कि dw इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास? pdv। dw कितना होता है प्यारे बच्चों? pdv होता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? dq इज इक्वल टू du और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? pdv। कितना हो जाएगा भी? pdv। du प्लस कितना होगा? pdv। dq क्या चीज़ है सर? du क्या चीज़ है? dw क्या चीज़ है? तो dq तो होता है निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन। जहाँ या वेर dq क्या होता है? निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन। निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन। निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन। ये तो बेसिक सा नियम है, कई सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं। निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन। चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। चेंज इन टोटल एनर्जी। चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन। du क्या होता है? निकाय की u क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा होती है। और du क्या होता है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अरे भाई u क्या होती है? इंटरनल एनर्जी तो होती है। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। 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 चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। 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 और dw क्या है? कार्य ऊर्जा में परिवर्तन। अरे dw क्या है? कार्य में परिवर्तन। कार्य परिवर्तन है आपके पास कि कितना काम हुआ प्रेशर दाब pdv से। कार्य परिवर्तन, चेंज इन वर्क डन। चेंज इन वर्क डन।
तो ये फॉर्मूला हमारे याद होना चाहिए, दोनों ही याद होने चाहिए। वैसे डी डब्ल्यू बराबर हम भली बातें जानते हैं पी डी वी होता है, क्योंकि डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ अपॉन ए होता है। एफ अपॉन ए या एफ इंटू डी एक्स कहते हैं, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं हम इसको। भैया हम यही तो जानते हैं कि डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ इंटू कितना होता है, डी एक्स होता है। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, ए से। ये तो क्या बन गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम में परिवर्तन हो गया, डीवी हो गया। और एफ अपॉन ए क्या होता है, प्रेशर होता है, दाब होता है। एफ अपॉन ए क्या होता है, प्रेशर या दाब होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो गया आपके पास, पी डी वी हो गया। तो ये याद होना चाहिए। ऊष्मागतिकी का क्या कहते हैं इसको, प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, या इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं इसे। नोट कर लो प्यारे बच्चों। तो कर लिया होगा नोट सबने। जो इक्वेशन नंबर लगाना चाहो तो इक्वेशन नंबर लगा सकते हो आप लोग, बाकी नोट कर ही लिया होगा अपन ने। अब देखिए प्यारे बच्चों, इससे आगे एक नया कंसेप्ट शुरू करते हैं और यहाँ से एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे साथ साथ में, वो मैं बताते रहूँगा। वैसे आप पढ़ के आते हैं छोटी क्लासों में, हम 11वीं 12वीं से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं उन फॉर्मूलों को, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ और बताता रहूँगा आप लोगों को, जिससे कोई दुविधा नहीं आएगी, सुविधा ही सुविधा रहेगी अपने, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाइए और इम्पोर्टेंट भी लगाइएगा इसके। मैक्सवेल समीकरण या मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल समीकरण कहते हैं इनको, हेडिंग लगा लो, इम्पोर्टेंट भी लगा लेना। क्या कहते हैं, मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल समीकरण, या क्या पढ़ेंगे हम, मैक्सवेल रिलेशन या मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल रिलेशन होती क्या है सर, मैक्सवेल रिलेशन या मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल समीकरण या मैक्सवेल रिलेशन। आप भली भांति जानते हैं कि ऊर्जा फलन होते हैं UFGH। क्या होते हैं, UFG, और क्या होते हैं, H। ऊर्जा फलन या एनर्जी फंक्शन होते हैं UFGH। U का मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। F का मतलब होता है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। G का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। और H का मतलब क्या होती है आपकी, एंथैल्पी। H का मतलब क्या होती है भी, एंथैल्पी। और एक 4 चीज़ें और होती हैं जिन्हें हम बाह्य प्राचल या पैरामीटर कहते हैं, PVTS, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और क्या होता है आपके पास, एंट्रोपी, ठीक है। तो ये 4 तो होते हैं ऊर्जा फलन, U आंतरिक ऊर्जा, F हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, और G गिब्स, और H क्या होती है, एंथैल्पी, ठीक है। P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, S एंट्रोपी, ठीक है। इनके बीच में जो संबंध या जो रिलेशन होंगे, संबंध या रिलेशन बनाने का काम कौन करते हैं, समीकरण इक्वेशन करते हैं। तो इनके बीच में जो संबंध या जो रिलेशन आएंगे, जो समीकरण इक्वेशन बनाएंगे, उन्हीं समीकरणों को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। उन्हीं समीकरणों को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। उन्हीं समीकरणों को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। तो लिखिए प्यारे बच्चों, वे समीकरण जो ऊष्मागतिकी निर्देशांकों, वे समीकरण जो ऊष्मागतिकी निर्देशांकों
वे समीकरण जो ऊष्मागतिकी निर्देशांकों वे समीकरण जो ऊष्मागतिकी निर्देशांकों ब्रैकेट में लिख सकते हैं PVTs, वे समीकरण जो ऊष्मागतिकी निर्देशांकों PVTs के मध्य संबंध स्थापित करते हैं या संबंध व्यक्त करते हैं, के मध्य संबंध व्यक्त करते हैं, मैक्सवेल समीकरण कहलाते हैं। 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 Those equations which establish relationship between those equations which establish relationship between thermodynamic coordinates PVTs are called Maxwell equations आगे लिखिए, ऊष्मागतिकी भौतिकी में चार ऊर्जा फलन होते हैं। 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 There are four energy functions in thermodynamic physics. There are four energy functions in thermodynamic physics. जो कि कौन कौन से होंगे? U, आगे लिख लिए, जो कि U आंतरिक ऊर्जा, कॉमा F हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, F हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, कॉमा G गिब्स मुक्त ऊर्जा, H तथा H एंथैल्पी, H क्या होता है? एंथैल्पी होता है, तथा H एंथैल्पी है, जो कि U आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, विच आर, आगे इंग्लिश में भी लिख लीजिए, विच आर U इंटरनल एनर्जी, कॉमा F हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, कॉमा G गिब्स फ्री एनर्जी, एंड H एंथैल्पी। आगे लिखिए, मैक्सवेल समीकरणों का गणितीय रूप ऊर्जा फलनों की सहायता से ही लिखा जाता है। मैक्सवेल समीकरणों का गणितीय रूप ऊर्जा फलनों की सहायता से ही लिखा जाता है। We obtain mathematical analysis of Maxwell equations. Using energy functions. देखिए भाई, मैक्सवेल समीकरणों में हम जो चार आपके पास नियतांक होते हैं PVTs, इनके बीच में संबंध या रिलेशन देखेंगे। किन की सहायता से देखेंगे? वो देखेंगे U, F, G और H की सहायता से हम रिलेशन बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम पहले जानते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, गिब्स और क्या होती है? एंथैल्पी। इनके बेसिक फॉर्मूले भी आएंगे, तो वो वैसे तो याद होंगे आपके, फिर भी याद नहीं है तो मैं साथ साथ में एक बार और लिखता जाऊंगा जिससे कि याद हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इन सब के बीच में संबंध निकालेंगे इनकी सहायता से, वही क्या कहलाते हैं? मैक्सवेल समीकरण कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? मैक्सवेल समीकरण कहलाते हैं। अब लिखिए मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, फर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ मैक्सवेल या मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण या मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। अब लिखिए मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखिए, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। भाई ये याद कर लोगे, इसका मतलब 2-3 यूनिट में तो कोई समस्या ही नहीं आएगी।
यहाँ जितनी चीज़ें बताऊँगा, जितने फॉर्मूले बताऊँगा, अगर वो आपके सारे याद हैं, कैलकुलेशन कैसे हुई, अगर वो सारी बातें समझ लेंगे आप, तो आगे के मान लो कि 2-3 चैप्टर में इनके बाहर कोई फॉर्मूला काम आएगा ही नहीं। तो देखिए मैक्सवेल के प्रथम समीकरण में देखो उष्मागतिकी के प्रथम नियम को काम में लेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण या मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन या जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण देखिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम से वही काम आएंगे प्यारे बच्चों। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या पढ़ के आए थे प्यारे बच्चों? डी क्यू बराबर डी यू प्लस कितना था डी डब्ल्यू, या इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बराबर डी यू प्लस कितना था आपके पास पी डी वी। यही सीख के आए थे उष्मागतिकी के प्रथम नियम से या बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उष्मागतिकी का दूसरा नियम याद ही होगा आपको, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। नहीं याद है तो अब याद कर लो। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है अभी? डी क्यू बराबर टी डी एस होता है। अरे डी क्यू बराबर कितना होता है? टी डी एस होता है आपके पास, यही तो होता है टी डी एस। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकंड। अब देखें यहाँ तो पहला नियम और दूसरा नियम अलग अलग लिख रहा हूँ। अब देखो ये डी क्यू के बराबर, ये भी डी क्यू के बराबर, तो दोनों साइड बराबर होंगी। तो यहाँ से हमारे पास उष्मागतिकी के संबंध आ जाएगा कि टी डी एस बराबर कितना हुआ? डी यू प्लस कितना हो गया आपके पास? पी डी वी। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? थर्ड। तो हम जगह जगह काम में लेंगे। ये दोनों नियम हम बार बार नहीं बताएंगे कि उष्मागतिकी का ये प्रथम नियम होता है, ये द्वितीय नियम होता है। बेसिक सी चीज़ें सारी इन दोनों से मिला के एक नया संबंध प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं उष्मागतिकी संबंध या थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप। और ये होती है टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस कितना होता है प्यारे बच्चों? पी डी वी होता है। इसको ही हम काम में लेंगे, इसको ही हम क्या लेंगे? काम में लेंगे। या हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 नंबर इसको दे दो, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। डी यू बराबर कितना हो गया? टी डी एस माइनस कितना हो गया? पी डी वी। इधर भेज दिया, इसको दे दो 3 नंबर इक्वेशन। एक ही बात है कि डी यू बराबर कितना हो गया? टी डी एस माइनस कितना हो गया आपके पास? पी डी वी। अब देखें यहाँ 2 केस लेके चलेंगे हम। यहाँ क्या लेके चलेंगे? 2 केस लेके चलेंगे। बोले सर 2 केस क्या लेके चलोगे बताइए? केस फर्स्ट यहाँ हम 2 केस लेके चलेंगे। कंसीडर अगर v कांस्टेंट हो, कंसीडर 2 ही तो चीज़ें इसमें, कंसीडर या माना कि इफ या यदि v क्या हो आपके पास? अरे v को क्या लेके चलें? अगर कांस्टेंट लेके चलें। अगर वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके चलें तो dv बराबर कितना होगा आपके पास? 0। अरे dv बराबर कितना होगा? 0। परिवर्तन कितना होगा? 0। अब देखिए यही चीज़ अगर समीकरण 3 में काम में लें, समीकरण 3 से या बाय इक्वेशन थर्ड क्या होगा? du बराबर कितना हो गया आपके पास? TDS में du बराबर कितना हो गया आपके पास? TDS हो गया। du बराबर आपके पास कितना हो गया? TDS हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एस या du अपॉन ds कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एस कह सकते हैं। और इज इक्वल टू कितना हो गया? t। इधर आ गया ds लिख दो चाहे डेल एस लिख दो। और कब आया ये? v क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ लिख देंगे v। जिसको यहाँ लिख देते हैं ना नीचे, उसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, एरो का साइन लगा के एक बार तो लिख लो चाहे कांस्टेंट, लेकिन बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है। जिसको ब्रैकेट के नीचे लिख देंगे वो किसकी तरह काम करेगा? कांस्टेंट या अचर की भांति ही माना जाएगा। तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एस बराबर कितना हुआ आपके पास? t। अब एक काम करते हैं हम, इस बार हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों कि पहले v कांस्टेंट था, अब किसको कांस्टेंट मानते हैं? s को कांस्टेंट रखेंगे और परिवर्तन करेंगे किसके साथ? v के साथ। s को तो रखेंगे कांस्टेंट और परिवर्तन हम किसके साथ करेंगे? v के साथ। परिवर्तन हम किसके साथ करेंगे? v के साथ।
अरे परिवर्तन किसके साथ करेंगे हम? v के साथ करेंगे। परिवर्तन हम किसके साथ करेंगे? v के साथ करेंगे। परिवर्तन हम किसके साथ करेंगे भी? v के साथ करेंगे। परिवर्तन हम किसके साथ करेंगे? v के साथ। ठीक है, या तो ऐसे सोल्व कर लो या दूसरा तरीका भी अपने पास सोल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है? एक बार v को कांस्टेंट लिया, ये रिलेशन आया, इसको दे दो कितने नंबर? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तथा केस सेकंड, यदि इफ एक बार s को कांस्टेंट लेके चलेंगे भी, आपकी एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, s को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो ds इज इक्वल टू कितना होगा? 0। s कांस्टेंट होगा तो ds इक्वल टू कितना होगा? 0। 3 नंबर में काम में ले लो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बाय इक्वेशन थर्ड। समझ लो एक बार, सभी सेम कंसेप्ट पे चलेंगे। समीकरण 3 से ds 0 हो गया तो ये कितना हुआ आपके पास? du इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का pdv। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल u इधर आ गया तो ये हो गया डेल v। भाई देखो u किसका फंक्शन है? s का भी है, u v का भी है, तो d लिखना ठीक नहीं लगता जब दो से ज़्यादा फंक्शन होता है। मैथ्स में भी जब x का फंक्शन होता है तब तो dx लिख देते हैं, जब x और y का होता है तो फिर डेल x डेल y लिखते हैं, पर मैथ्स में नॉर्मल सा बात है। अब यहाँ से देखिए, इस बार कांस्टेंट कौन है? s कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? माइनस p। ये होगी इक्वेशन नंबर 5। हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अब हम करेंगे u एक बार s के साथ हुआ, एक बार किसके साथ हुआ? अरे u एक बार s के साथ हुआ और एक बार किसके साथ हुआ आपके पास? एक बार किसके साथ हुआ? v के साथ हुआ। यही तो हुआ आपके पास। अब देखो, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से बाय इक्वेशन 4th एंड 5th देखो क्या करेंगे हम। ये है आपके पास डेल u अपॉन डेल s और v कांस्टेंट है, बस ये इतना ही लिखा करो, इज इक्वल टू कितना है भाई? t है आपके पास, और ये कितना है? डेल u अपॉन डेल v, और यहाँ s कांस्टेंट है, और ये कितना है? माइनस p। मैथ्स में याद करो, हम आंशिक अवकल या पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, अगर डेल f अपॉन डेल x करते हैं तो y कांस्टेंट रहता है, और जब y के साथ करते हैं, x के y के साथ करेंगे तो x कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ देखो हम दोबारा करेंगे, s के साथ हो चुका, कौन कांस्टेंट है? v। अब किसके साथ करेंगे? v के साथ। अगर हम v के साथ करेंगे तो कौन कांस्टेंट रहेगा? s। यहाँ v के साथ तो हो चुका, तो अब इसका किसके साथ करेंगे? s के साथ। तो s के साथ करेंगे तो v कांस्टेंट। किसके साथ किया? v के साथ। इधर भी तो होगा, v के साथ हुआ, कांस्टेंट कौन है? s। इधर किसके साथ हुआ? s के साथ, v कांस्टेंट। तो इधर किसके साथ हुआ? s के साथ, v कांस्टेंट। यही हुआ हमारे पास। अब मैथ्स में एक प्रॉपर्टी हम पढ़ के आते हैं, एक बार बोर्ड पे देखिए, कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल वाई बराबर होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू कितना होता है? डेल एक्स। ये मैथ्स में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, कि भाई चाहे एक्स के साथ पहले कर लो, बाद में वाई के साथ कर लो, या पहले वाई के साथ कर लो और फिर एक्स के साथ कर लो। आंशिक अवकल या पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब ये चाहे एस के साथ करके वी के साथ कर लो, चाहे वी के साथ करके एस के साथ कर लो। भाई इसमें ये लिखते नहीं है, पर मैथ्स में कि x करेंगे तो y कांस्टेंट है, y करेंगे तो s x कांस्टेंट, इसमें लिख दिया। s के साथ किया तो v कांस्टेंट, v के साथ किया तो s कांस्टेंट, v के साथ किया तो s कांस्टेंट, s के साथ किया तो v कांस्टेंट हो गया। 4 और 5 इक्वेशन का इसका s के साथ हो रखा था तो v के साथ कर दिया, इसका s के साथ हो रखा था, नहीं वो v के साथ हो रखा था तो किसके साथ कर दिया? s के साथ कर दिया। ये और ये दोनों बराबर हैं, ये तो बात समझ में आ गई। चाहे पहले s के साथ कर लो फिर v के साथ, या पहले v के साथ फिर s के साथ कर लो, यही तो है आपके पास। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि ये जो समीकरण है आपके पास 6 और 7, इनमें मैथ्स की प्रॉपर्टी लगेगी और मैथ्स की प्रॉपर्टी से दोनों रिजल्ट बराबर है। भाई मैथ्स में ये तो हम पढ़ के ही आते हैं कि चाहे x के साथ करो चाहे y के साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट करो यहाँ तक, फिर बात करते हैं आगे।
यहाँ तक नोट कर लो प्यारे बच्चों। सेम कंसेप्ट चलेगा भी सब में सेम। किसी में v कांस्टेंट होगा, जैसे इसमें v कांस्टेंट है, s कांस्टेंट है। मैक्सवेल का दूसरा नियम पढ़ेंगे, उसमें v कांस्टेंट रहेगा, एक बार t है, टेम्परेचर की बात आएगी। ऐसे प्रोसीजर सबका चारों का सेम ही रहेगा। मैक्सवेल के 4 समीकरण पढ़ेंगे, चारों का प्रोसीजर सेम रहेगा, बस एक को पकड़ लो, समीकरण ये लेके चलना है। पहले में संबंध कोई गिब्स ऊर्जा पे आधारित होगा, कोई हेल्महोल्ट्ज़ लेके चलेंगे, बाकी वही है, एक बार v कांस्टेंट, एक बार s कांस्टेंट। किसी में एक बार v होगा, किसी में t होगा, किसी में s होगा, किसी में t होगा, सेम प्रोसीजर चलेगा। इसीलिए इस पर मैं इतना पूरा फोकस कर रहा हूँ। बाकी छोटे छोटे फॉर्मूले, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, दोनों बराबर, ये मिलके तीसरा ये नया रिजल्ट आ गया, ये सारी चीज़ें देखो आनी चाहिए। अब आगे लिखिए, आंशिक अवकलन से, आंशिक अवकलन से हम जानते हैं कि, आंशिक अवकलन से हम जानते हैं कि बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन वी नो दैट, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं भी, क्या जानते हैं कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई कीजिए चाहे, या आप चाहे डेल स्क्वायर एफ डेल वाई इंटू क्या करें, डेल एक्स। तो यहाँ यही है समीकरण 6 तथा 7 से, समीकरण 6 तथा 7 से ये बराबर होंगे, चाहे s के साथ करो चाहे पहले v के साथ करो। क्या होगा आपके पास, डेल अपॉन डेल वी डेल यू अपॉन डेल एस, s के साथ किया तो v कांस्टेंट, v के साथ किया तो ये बराबर होगा किसके, इसके। तो ये हो गया डेल अपॉन डेल एस, डेल अपॉन डेल एस, और ये हो जाएगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल वी एस, और ये कितना होगा आपके पास v। तो ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, क्या बन जाएगा आपके पास, डेल टी अपॉन डेल वी एस कांस्टेंट माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। एक बार याद करो कोशिश करने की, फिर तो मैं लास्ट में तो याद करा दूंगा, अपने पास ऐसी टेक्निक है तो जिसकी सहायता से ऐसा शानदार याद कराऊंगा, चारों के चारों सेकंडों में याद हो जाएंगे तुरंत। लेकिन एक बार थोड़ी थोड़ी तो कोशिश करो, जब चारों पढ़ लेंगे तो फिर ये कहलाता मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। नीचे लाइन लिख देंगे एक, ये है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है, ये है मैक्सवेल का, यह है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है, यह मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। इट इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। नोट कर लो बच्चों। अब एक को ध्यानपूर्वक समझिएगा, बाकी 3 तुरंत हो जाएंगे। जैसे आज एक पढ़ा ना, तो अब एक क्लास में आगे वाले तीनों पढ़ लेंगे अपन। ये है एक क्लास में ही आगे की तीनों चीज़ें हम पढ़ लेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो इतना पढ़िएगा, छोटे छोटे फॉर्मूले याद कीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, तृतीय, चतुर्थ, और फिर इनके बीच में भी संबंध होता है, इनके बीच में भी क्या होता है, संबंध या रिलेशन। तो वो सारी चीज़ें पढ़ते हो, यहाँ से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। बिना मैक्सवेल के पेपर अधूरा है। थर्मोडाइनेमिक्स का पेपर बिना मैक्सवेल पढ़े हुए आपका पेपर अधूरा है। तो ये मान के चलिए कि मैक्सवेल में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये इस यूनिट में भी काम आता है, अगली यूनिट में भी काम आता है। बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो इस यूनिट में भी काम आएगा, अगली यूनिट में भी काम आएगा। तो एक बार पढ़ते जाइएगा, जब पढ़ लेंगे पूरी चीज़ें तो बता दूंगा कि ये इस यूनिट का पार्ट है और ये इस यूनिट में भी काम आएगा। एक बार पढ़ते रहिए, बस चीज़ें तो पढ़नी है एक बार तो सारी चीज़ें पढ़िए आराम से, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको।